सचिन मेरी आवाज आ रही है? ओके रिंकू, थैंक यू। चलो आगे चलते हैं। तो एडियाबेटिक का हमने देख लिया। एडियाबेटिकली किसी सिस्टम को एक्सपांड करते हैं तो क्या होता है? कूलिंग इफेक्ट होता है। और एडियाबेटिकली किसी सिस्टम को कंप्रेस करते हैं तो हीटिंग इफेक्ट होता है। ये हमने किससे देखा? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। आगे चलते हैं नेक्स्ट, थर्ड, तीसरी प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस। क्या बोलते हैं? साइक्लिक प्रोसेस, चक्रीय प्रक्रम। राइट? किसको बोलते हैं चक्रीय प्रक्रम? किसी एक पॉइंट से शुरुआत करें और घूम फिर के वहीं आ जाए, इसको क्या बोलते हैं? साइक्लिक चक्रीय प्रक्रम। इसका मतलब सिस्टम जहां से चला था वहीं वापस पहुंच जाए। जिस स्टेट में था कहीं घूम फिर के आया और उसी स्टेट में वापस पहुंच गया। और इंटरनल एनर्जी क्या होती है? स्टेट की फंक्शन होती है। अगर स्टेट सेम है तो इंटरनल एनर्जी सेम रहेगी। इसका मतलब साइक्लिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आता है। इंटरनल एनर्जी यू क्या रहती है? कांस्टेंट, यू कांस्टेंट। इसका मतलब डी यू इज इक्वल टू 0। चक्रीय प्रक्रम में हमेशा डी यू इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट प्रोसेस है फोर्थ, आइसोकोरिक प्रोसेस। क्या बोलते हैं हिंदी में? समायतनिक प्रक्रिया। क्या बोलते हैं? तो जैसा कि नाम से ही अंडरस्टूड है, इसमें क्या कांस्टेंट रहना चाहिए? इसमें क्या कांस्टेंट रहना चाहिए? वॉल्यूम। समायतनिक, समान आयतन, तो क्या कांस्टेंट रहना चाहिए? वॉल्यूम कांस्टेंट रहना चाहिए। वॉल्यूम कांस्टेंट, इसका मतलब dV इज इक्वल टू 0। और dV इज इक्वल टू 0 इसका मतलब PdV इज इक्वल टू 0, मतलब डेल्टा W इज इक्वल टू 0। इसका मतलब आइसोकोरिक प्रोसेस में कोई भी कार्य नहीं किया जाता है, वर्क डन क्या रहता है? 0। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से क्या हो गया? dQ इज इक्वल टू du। जितनी ऊष्मा आप सिस्टम को देंगे या जितनी ऊष्मा आप सिस्टम से लेंगे वो किस में चेंज करेगी? उसकी इंटरनल एनर्जी में। अगर आप सिस्टम को हीट बाहर से सप्लाई करेंगे तो उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। और अगर आप सिस्टम से एनर्जी लेते हैं देन द इंटरनल एनर्जी विल डिक्रीज। राइट? बहुत ही सिंपल सी प्रोसेस है। एक और प्रोसेस है जिसका नाम है आइसोबारिक प्रोसेस। क्या बोलते हैं? आइसोबारिक प्रोसेस। क्या कांस्टेंट रहता है आइसोबारिक प्रोसेस में? आइसोबारिक, बार किसकी यूनिट है? प्रेशर की। बार किसकी यूनिट है? प्रेशर की। इसका मतलब क्या कांस्टेंट रहता है? प्रेशर, प्रेशर कांस्टेंट। इसका मतलब dP इज इक्वल टू 0। ऐसी सभी प्रोसेसेज जिसमें प्रेशर कांस्टेंट रहता है क्या कहलाती हैं? समदाबीय प्रक्रियाएं, आइसोबारिक प्रोसेस। तो देखते हैं फर्स्ट लॉ से क्या होगा। वापस अपना वही फर्स्ट लॉ, dQ इज इक्वल टू du प्लस डेल्टा W। ठीक है? कोई दो कंडीशंस ले लेते हैं और दो कंडीशंस पे टेम्परेचर अलग अलग होंगे, वॉल्यूम अलग अलग होंगे, लेकिन प्रेशर क्या रहेगा? सेम रहेगा। प्रेशर सेम रहेगा तो इसको ऐसे लिख लेते हैं थोड़ा सा। du क्या होगा? U2 माइनस U1 फाइनल माइनस इनिशियल प्लस डेल्टा W को क्या लिखते हैं? PdV। तो प्रेशर कांस्टेंट है तो P V2 माइनस V1। राइट? और इसको ऐसे लिख सकते हैं, U2 और P2 को एक साथ कर लेते हैं, U2 प्लस PV2 माइनस U1 प्लस PV1। कर सकते हैं? थोड़ा सा मैथमेटिकली इसको इधर उधर कर लिया, सिंप्लीफाई कर लिया। और U प्लस PV क्या होती है थर्मोडायनेमिक्स में? एंथैल्पी। कैसे लिखते हैं? H से लिखते हैं, H इज इक्वल टू U प्लस PV। बोलते क्या है इसको? एंथैल्पी। राइट? तो इसको क्या लिख दें?
H2 माइनस H1, और H2 माइनस H1 को क्या लिख सकते हैं? इसका मतलब जब प्रेशर नियत है निकाय का तो उसको दी गई उष्मा या उसकी ली गई उष्मा किस में परिवर्तन करती है? उसकी एंथैल्पी चेंज करती है। अगर आप निकाय को उष्मा दोगे तो उसकी एंथैल्पी बढ़ जाएगी, निकाय से उष्मा लोगे तो उसकी एंथैल्पी कम हो जाएगी, राइट? तो इसके नीचे लिख लेते हैं एक सेंटेंस, नॉट हीट एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग आइसोबारिक प्रोसेस इज इक्वल टू चेंज इन इट्स एंथैल्पी। समदाबीय प्रक्रम के दौरान ली गई उष्मा उसके एंथैल्पी में परिवर्तन के बराबर होती है। अब देखते हैं, आगे देखते हैं। वर्क डन ड्यूरिंग द आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक प्रोसेस, क्योंकि आगे जैसे जैसे चलेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस में कितना कार्य किया जाता है, एडियाबेटिक प्रोसेस में कितना कार्य किया जाता है, वो फॉर्मूले हम काम में लेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, छोटी सी हेडिंग है, वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस। समतापीय प्रक्रिया में किया गया कार्य कितना होगा बताओ? कार्य हमेशा ही क्या होता है? W इज इक्वल टू PD। कार्य हमेशा ही कैसा है? वर्क इज इक्वल टू PD। और आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या कांस्टेंट रहता है? आइडियल गैस इक्वेशन कैसे लिखेंगे? PV इज इक्वल टू nRT, ऐसे लिखेंगे। आइसोथर्मल प्रोसेस है, इसका मतलब टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट है, और इधर बाकी ये दोनों कांस्टेंट ऑलरेडी हैं। इसका मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस में PV इज इक्वल टू कांस्टेंट रहता है, करेक्ट? PV क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। तो इसको हम कांस्टेंट को K लिख लेते हैं। तो P बराबर क्या लिख सकते हैं यहां से? P इज इक्वल टू K अपॉन V लिख सकते हैं। P की जगह K अपॉन V रखो, पुट करो यहां पे K अपॉन V डॉट डी। यह कार्य है किसका? आइसोथर्मल प्रोसेस का। आइसोथर्मल प्रोसेस का ये कार्य है। मान लेते हैं कि उस आइसोथर्मल प्रोसेस में निकाय का वॉल्यूम V1 से V2 हो जाता है। तो इसको कैसे करेंगे? इंटीग्रेशन कर लेते हैं, K V1 से V2 dV अपॉन V। करिए इंटीग्रेशन करिए। 1 अपॉन V का इंटीग्रेशन क्या होता है? क्या होता है? log V ln V, और यूनिट ये पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? K ln V2 अपॉन V1, करेक्ट? और K की वैल्यू क्या थी? K तो एक कांस्टेंट था, किसको रखा था K? nRT को। तो वापस रख देते हैं nRT ln V2 अपॉन V1। ये क्या है? दिस इज द फॉर्मूला फॉर वर्क डन ड्यूरिंग द आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में ये कार्य होता है और हम हर बार ये काम में लेते हैं। अब यहाँ से देखो, ये तो वॉल्यूम के फॉर्म में लिखा हुआ है, अगर प्रेशर की फॉर्म में लिखना हो तो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या कांस्टेंट रहता है? P इंटू V का मल्टीप्लीकेशन। मान लो किसी टाइम 1 पर ये मल्टीप्लीकेशन है P1 V1, किसी टाइम T पर ये मल्टीप्लीकेशन है P2 V2, और ये कांस्टेंट रहता है। इसका मतलब दोनों बराबर रहेंगे। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं? V2 अपॉन V1 किसके बराबर आ जाएगा? P1 अपॉन P2 की। तो ये तो V2 की फॉर्म में लिखा है। सेम ही फॉर्मूले को हम कैसे लिख सकते हैं? nRT ln P1 अपॉन P2। प्रेशर दिए हुए हो तो नीचे वाला यूज कर लो, वॉल्यूम दिया हुआ हो तो ऊपर वाला यूज कर लो।
तो ये है वर्क डन ड्यूरिंग द आइसोथर्मल प्रोसेस। अब देखते हैं वर्क डन ड्यूरिंग एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस में कितना कार्य कर सकते हैं, करो खुद से दिमाग लगाओ। मैं यही चेंज कर रही हूँ, वर्क डन ड्यूरिंग, लिखो आप एडियाबेटिक प्रोसेस। रुद्रोष्म प्रक्रिया में किया गया कार्य, कार्य हमेशा वही है, अभी भी वही रहेगा, W इक्वल टू PdV। आइडियल गैस इक्वेशन वही रहेगी, क्या, PV इक्वल टू nRT। लेकिन अब PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट ये नहीं रहेगा। एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए क्या कांस्टेंट रहता है, PV की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। एडियाबेटिक प्रोसेस की अवस्था समीकरण कैसा होता है, PV की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इस बार ये ऐसा है, वापस रखो P की जगह, तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट को K मान लेते हैं, K अपॉन V की पावर गामा, वापस रखेंगे K अपॉन V की पावर गामा, V की पावर गामा। अब इसका इंटीग्रेशन करो, K बाहर आ गया, V1 से V2 dV अपॉन V की पावर गामा, करो। V की 1 अपॉन V की पावर गामा का इंटीग्रेशन करके उसमें लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट V2, लोअर लिमिट V1, कितना आएगा क्या आएगा, K अपॉन गामा माइनस 1 अपॉन V2 की पावर गामा माइनस 1 माइनस 1 अपॉन V1 की पावर गामा माइनस 1। सही है, करेक्ट, ओके। इसको तुम चेंज कर सकते हो, क्या होगा, जैसे वहां पे लिखा था P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, यहाँ पे क्या लिख सकते हो, P1 V1 की पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 की पावर गामा। दोनों बराबर है, P1 V1 की पावर गामा भी कांस्टेंट होगी, P2 V2 की पावर गामा भी कांस्टेंट होगी। ये K यहाँ से अंदर एंटर करा लेते हैं, इस K को मैंने यहाँ से, आप नेक्स्ट स्टेप में लिखो, इस K को यहाँ से अंदर एंटर करा लिया, राइट। K की जगह K क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट की वैल्यू पहली प्रोसेस के लिए क्या है, P1 V1 की पावर गामा, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 1 अपॉन गामा माइनस 1, P1 V1 की पावर गामा अपॉन V2 की पावर गामा माइनस 1 माइनस P2 V2 की पावर गामा अपॉन V1 की पावर गामा माइनस 1। K की वैल्यू रख ली, एक बार K की जगह मैंने रख दिया, यहाँ रख दिया P1 V1 की पावर गामा, यहाँ रख दिया P2 V2 की पावर गामा। अच्छा ऐसे करूँगी तो उल्टा हो जाएगा, उल्टा लिख लेते हैं, चलो P2 V2 की पावर गामा और यहाँ पे P1 V1 की पावर, नहीं तो सोल्व नहीं होगा, इजी नहीं होगा। ऐसा कर लिया, अब सोल्व कर लो। अब क्या आएगा, यहाँ V2 की पावर गामा माइनस 1 है, यहाँ V2 की पावर गामा है, तो ऊपर क्या बच गई, एक V बच गया, राइट, ऊपर एक V बच गया, क्या बच गया V2, तो ऊपर क्या बच गया P2 V2, यहाँ V1 और V1 की पावर ये कट के क्या बच गया P1 V1, तो क्या बच गया 1 अपॉन गामा माइनस 1 P2 V2 माइनस P1 V1। ठीक है, सही है, सही है, ओके। और P2 V2 बराबर क्या होता है, P1 V1 इज इक्वल टू nRT1 और P2 V2 इज इक्वल टू nRT2। ठीक है, तो P1 V1 की जगह क्या लिख सकते हैं nRT1 और इसकी जगह क्या लिख सकते हैं P2 V2 की जगह nRT2। nR क्या है, कांस्टेंट है, उसको बाहर ले लिया, तो nRT2 माइनस T1 क्या आ गया nRT2 माइनस T1 अपॉन गामा माइनस, राइट। ये क्या हो गया एक मोल के लिए लिखे तो n की वैल्यू क्या कर लेते हैं 1 कर लेते हैं। ठीक है, तो ये एक रुद्रोष्म प्रक्रम में कितना कार्य किया गया, एक समतापीय प्रक्रम में कितना कार्य किया गया। अब देखते हैं कि एक बार पीवी डायग्राम में P और V का जो ग्राफ खींचते हैं उसमें समतापीय प्रक्रम की लाइन खींचते हैं एक बार,
रुद्रोष्म की खींचते हैं तो समतापीय की तो कैसी आएगी, पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। जो ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा, पी इंटू वी का जो गुणनफल है वो हमेशा ही मल्टीप्लीकेशन है वो कांस्टेंट रहेगा। एडियाबेटिक के लिए कैसा आएगा, पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। दोनों को पी वी डायग्राम में प्लॉट करते हैं और देखते हैं किसकी स्लॉप ज़्यादा है और किसकी स्लॉप कम है। Slopes of adiabates and isotherms किसको बोलते हैं, एडियाबेट्स। जो एडियाबेटिक प्रोसेस के दौरान जो कर्व आता है उस लाइन को क्या बोलते हैं, एडियाबेट। और आइसोथर्मल प्रोसेस के दौरान जो लाइन खींची जाती है पीवी डायग्राम में उसको क्या बोलते हैं, आइसोबेट्स, सॉरी आइसोथर्म्स। ठीक है, ड्रॉ करते पीवी डायग्राम, इधर पी इधर वी, ड्रॉ करो। एडियाबेट खींचेंगे कैसा आएगा, ऐसा कुछ आएगा। आइसोथर्म खींचेंगे कैसा आएगा, ऐसा आएगा। ये क्या है, पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, क्या कहलाएगा, आइसोथर्म। ये क्या कहलाता है, पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, क्या कहलाता है, एडियाबेट। स्लोप निकालनी है हमें। स्लोप क्या होती है, इधर y है इधर x है, स्लोप किसके बराबर होती है, dy बाई डी एक्स। p में कितना चेंज है, dp अपॉन v में कितना चेंज है, dv। वो क्या होगी, इन ग्राफ की स्लोप होगी। कोई भी ऐसे कोई भी पॉइंट बना लो, जैसे स्ट्रेट लाइन खींचो ये, तो इन पॉइंट्स के बीच में वॉल्यूम में कितना फर्क आया है और इन पॉइंट्स के बीच में प्रेशर में, उन दोनों का रेशियो क्या होगा, स्लोप कहलाता है, dp बाई dv। निकालते हैं। आइसोथर्म के लिए, आइसोथर्म के लिए क्या होगा, पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। हमें क्या चाहिए, dp बाई dv, dy बाई dx ही तो स्लोप होती है, तो dy पे क्या है, प्रेशर, तो dp, और यहाँ इधर क्या है, वॉल्यूम, तो dx dv। डिफ्रेंसिएशन करते हैं। सही है, एक बार p कांस्टेंट, v का डिफ्रेंसिएशन, फिर v कांस्टेंट, p का डिफ्रेंसिएशन। कितना आएगा, dp अपॉन dv कितना आएगा इस इक्वेशन से, सही है। अब दूसरी एडियाबेट से निकालो, पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यही है। करो वापस वैसे ही, एक बार p कांस्टेंट, इसका n तो गामा n माइनस वन, वी की पावर गामा माइनस वन dv, सही है। दूसरी बार v की पावर गामा कांस्टेंट dp इज इक्वल टू 0। निकालो यहाँ से, क्या चाहिए, dp अपॉन dv, dp अपॉन dv कितना आएगा, कितना आएगा, माइनस गामा p अपॉन v, सही है। ठीक है। तो देखो स्लोप, आइसोथर्म की स्लोप क्या है, p अपॉन v, एडियाबेट की स्लोप क्या है, गामा p अपॉन v। इसका मतलब p अपॉन v तो दोनों में सेम है, तो स्लोप किस पे डिपेंडेंट है, गामा पे। गामा की वैल्यू अगर 1 से ज़्यादा होती है तो एडियाबेट की स्लोप क्या होगी, ज़्यादा होगी, और अगर गामा की वैल्यू 1 से कम होती है तो आइसोथर्म की स्लोप क्या होगी, ज़्यादा होगी। गामा की वैल्यू कितनी होती है, गामा हमने कल ही लिखे थे, मोनो एटॉमिक गैस के लिए 1.67, डाई एटॉमिक के लिए 1.40, ट्राई एटॉमिक के लिए 1.33। इसका मतलब गामा हमेशा ही 1 से बड़ा होता है, गामा हमेशा ही 1 से बड़ा होता है। इसका मतलब ये वाली स्लोप हमेशा ही ज़्यादा होगी, किससे, इससे। दिख भी रहा है ये आइसोथर्म, देखो ज़्यादा पड़ा हुआ है ऐसे, जितना एक्स एक्सिस के साथ ऐसे पैरेलल होगा उतनी स्लोप क्या होती है, कम होती है। ये ज़्यादा खड़ा हुआ है, देखो
ये ऐसे खड़ा है, इसकी स्लोप क्या है? ज़्यादा। तो एडियाबेट और आइसोटोप में से आइसोथर्म में से किसकी स्लोप ज़्यादा है? एडियाबेट की। और कितनी ज़्यादा है? गामा टाइम्स देन द आइसोथर्म। कितनी ज़्यादा है? गामा टाइम्स देन द आइसोथर्म। तो इसके नीचे नोट डाल के लिखेंगे, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, किसकी ज़्यादा होगी और कितनी ज़्यादा होगी, डायरेक्ट ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। द स्लोप ऑफ एडियाबेट, द स्लोप ऑफ एडियाबेट इज गामा टाइम्स मोर देन आइसोथर्म। The slope of adiabate is gamma times the slope of isotherm। तो कौन सा स्टीपर है? एक वर्ड काम में लेते हैं, स्टीपर। इंग्लिश में एक वर्ड काम में लिया जाता है, स्टीपर, कि कौन सा ग्राफ स्टीपर होगा। स्टीपर का मतलब ज्यादा खड़ा होगा। कौन सा ज्यादा खड़ा है? एडियाबेट। तो एडियाबेट होगा, आइसोथर्म और एडियाबेट में से कौन स्टीपर होगा? एडियाबेट स्टीपर होगा। कितना स्टीपर होगा? गामा टाइम्स। कितना होगा? तो ये वर्ड आप लोग याद रखें, जनरली लोग बाग ऐसे पूछते हैं कि विच कर्व इज मोर स्टीपर। कितना होगा स्टीपर? गामा टाइम्स। एक हम कल बात कर रहे थे कि बाकी तो यूनिट्स वगैरह हमने लिख ली थी, एक हम स्केल को आपस में चेंज करने के लिए टेम्परेचर वाला जो फॉर्मूला था, फ़ारेनहाइट को डिग्री सेंटीग्रेड में, डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में, केल्विन को र्यूमर वाली स्केल में कैसे चेंज करेंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला अभी लिखा हुआ है, ये मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये आप लोग याद रखें। कोई सी भी स्केल से किसी भी स्केल में जाना है, ये आप तो या तो कॉपी के लास्ट पेज पे या फर्स्ट पेज पे, ताकि कभी भी देख पाओ। 4 तरह की टेम्परेचर के लिए 4 तरह की स्केल जनरली हम यूज करते हैं। फ़ारेनहाइट -32 अपॉन 180 इज इक्वल टू डिग्री सेंटीग्रेड -0 अपॉन 100 इज इक्वल टू K -273 अपॉन 100। ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद होना चाहिए। आपको किसी से भी किसी में जाना है, आप एक्सचेंज कर सकते हो। नीचे क्या है? पूरी स्केल में कितने पार्टीशन है, खंड कितने हैं, विभाजन कितने हैं, वो तो 0 से किसके बीच में विभाजन? मेल्टिंग पॉइंट से बॉइलिंग पॉइंट के बीच में। तो डिग्री सेंटीग्रेड में कितने होते हैं? 100, 0 1 2 3 100। और मेल्टिंग पॉइंट कितना है? 0। इसमें मेल्टिंग पॉइंट कितना है? 273 माइनस में 100, इसमें 80 और ये सब बराबर। ठीक है, तो इनको आपस में कैसे भी चेंज कर सकते हो आप फ़ारेनहाइट से। जैसे कि आपको क्वेश्चन आया है कि 30 डिग्री फ़ारेनहाइट है, कितना केल्विन होगा बताओ? 30 डिग्री फ़ारेनहाइट है, कितना केल्विन होगा? करो जल्दी से, फास्ट करो। यहाँ से कर सकते हो। 30 -32 अपॉन 180 इज इक्वल टू K -273 अपॉन 100, और इसको कैलकुलेट करो। सही है? फ़ारेनहाइट दिया हुआ है आपको, केल्विन आपको निकालना है। इसको सोल्व कर लो, पूरा काटापटी करके, सिंप्लीफाई करके जो भी आता है। -2/18 K -273/10, ये 10 इधर ले आते हैं, 20 हो गया। 10 9 -10/9 और तो K कितना आ गया? -10/9 + 273। ठीक है, सही। तो इतना केल्विन हो गया, मतलब 273 से कुछ कम आएगा, हल्का सा कम। और 10/9 लगभग 1 के बराबर ही, 1 पॉइंट समथिंग, तो ये आएगा करीब 272 और 271 पॉइंट समथिंग केल्विन आएगा। ठीक है, तो ऐसे कोई भी आप चेंज कर सकते हो।
फ़ारेनहाइट से डिग्री सेंटीग्रेड में जा सकते हो, डिग्री सेंटीग्रेड से इस आर वाले में जा सकते हो, इससे के में जा सकते हो, जिसमें भी आपको जाना है। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। एक छोटी सी बात यहाँ पे और हम कर लेते हैं, अभी भूल जाएंगे। स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस, कल हमने डेफिनेशन देखी थी। स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस किसको कैसी होती है, सी से लिखते हैं, कैसी होती है 1/m dQ/dt। पर यूनिट मास के लिए किसी सैंपल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जो उष्मा चाहिए उसको क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। बिल्कुल सही है, ठीक है। मान लेते हैं किसी सैंपल को इफ डेल्टा क्यू जो है वो हम 0 दें, किसी सैंपल को डेल्टा क्यू 0 दें, मतलब कैसी प्रोसेस है, एडियाबेटिक प्रोसेस है। एडियाबेटिक प्रोसेस में हमेशा ही डेल्टा क्यू 0 होगा। डेल्टा क्यू अगर 0 है तो सी कितनी होगी, जीरो होगी, दिखाई दे रही है यहां से। अगर आप डेल्टा क्यू 0 रखेंगे तो सी कितनी आ जाएगी, फॉर ए गैस। एक गैस के लिए अगर एडियाबेटिक प्रोसेस में आप स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस की बात करते हैं तो वो कितनी होती है, 0 होती है, राइट। कितनी होगी, 0 होगी। और अगर आइसोथर्मल प्रोसेस में बात करते हैं तो इफ डेल्टा टी इज इक्वल टू 0, मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस, और डेल्टा टी इज इक्वल टू 0 का मतलब सी कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट। सी कितनी है, इनफाइनाइट। अब सी इनफाइनाइट होने का क्या मतलब है, सी इनफाइनाइट फॉर ए गैस, कब, आइसोथर्मल प्रोसेस में। सी इनफाइनाइट होने का क्या मतलब है, ये डेफिनेशन क्या कहती है कि यूनिट मास का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी हीट चाहिए वो क्या है, स्पेसिफिक हीट। सी इनफाइनाइट होने का क्या मतलब है, कितनी भी एनर्जी दो टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ेगा ही नहीं। इनफाइनाइट आप हीट दोगे तब बढ़ेगा। अब इनफाइनाइट हीट कहाँ से लाएं, दैट इज नॉट डेफिनेट। इसका मतलब आप कितनी भी दो टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, राइट। और एक जो पैरामीटर हमें याद रखना है यहाँ पे वो है वाटर की स्पेसिफिक हीट। वाटर की स्पेसिफिक हीट हमें न्यूमेरिकल में दी हुई हो नहीं दी हुई हो हमें याद होनी चाहिए। दे रखा है बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत बार नहीं देते हैं। तो वाटर की स्पेसिफिक हीट क्या होती है बताइए, किसी को याद है तो। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, पानी की स्पेसिफिक हीट कितनी होती है, कितनी होती है, किसी को याद है, नहीं याद, सचिन को तो याद होगी। सचिन बता रहा है क्या, देखना एक बार। वन क्या, 1 किलोग्राम, ग्राम, जूल, क्या 1, रिंकू करिए, राइट, 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड कितनी होती है, C इज इक्वल टू 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। क्या होगी यूनिट स्पेसिफिक हीट की, देखो ऊपर ऊर्जा है, क्या होता है जूल या कैलोरी जो भी, तो हमने कैलोरी लिख लिया। नीचे मास ग्राम में लिख लिया, टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड, 1 कैलोरी पर ग्राम। और किलो कैलोरी पर किलोग्राम भी लिख सकते हैं, ऊपर भी किलो कर लो नीचे भी किलो कर लो तो भी वापस ही रहेगा 1 किलो कैलोरी पर किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। जूल में लिखना चाहें तो 1 कैलोरी कितने के बराबर होती है, 4 कल देखा था 4.18 जूल पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। कैलोरी को किस में बदल लो, जूल में बदल लो। और कई बार ऐसा लिखा होता है 4.18 इंटू 10⁻³ तो ये क्या है, जूल पर केजी। ग्राम को किस में बदला, केजी में बदला, ग्राम नीचे है तो ऊपर से 1000 से क्या करना पड़ेगा,
गुणा करना पड़ेगा, ऊपर 1000 से गुणा करेंगे तो ये ग्राम किस में चेंज हो जाएगा, किलोग्राम में। तो बुक्स में जनरली ये वाली या फिर ये वाली लिखी रहती है 4.18 × 10⁻³ जूल पर kg डिग्री सेंट। ये वाटर की स्पेसिफिक हीट है, हमें याद होनी चाहिए। राइट, आगे चलते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बाद है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या होता है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में दो कथन हैं। किस किस के हैं? एक केल्विन प्लांक का कथन और एक क्लासियस का कथन। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसके दो स्टेटमेंट्स हैं। एक होता है केल्विन प्लांक स्टेटमेंट, केल्विन और प्लांक का कथन, और एक होता है क्लासियस का कथन। क्या है? ऐसे नहीं याद है पर्टिकुलरली कि केल्विन प्लांक का क्या है, क्लासियस का क्या है, तो ऐसे मिक्स अप कुछ भी बताओ कि भाई क्या कथन है, सेकंड लॉ का क्या कथन है। क्या है? केल्विन का क्या है या फिर क्लासियस का क्या है? सेकेंड ईयर से ही पढ़ते आ रहे हैं ना, बीएससी सेकेंड ईयर से ये केल्विन का कथन याद करते थे, फिर क्लासियस का कथन याद करते थे, और दोनों एक ही चीज को बता रहे हैं। केल्विन प्लांक कहते हैं कि एक चक्रीय प्रक्रम में कार्य करते हुए, चक्रीय प्रक्रम में कार्य करते हुए किसी इंजन के लिए ये इम्पॉसिबल है। क्या इम्पॉसिबल है? कि वो सोर्स से उष्मा ले और पूरी की पूरी उष्मा को किस में कर दे, कार्य में परिवर्तित कर दे, सिंक को कुछ नहीं दे। सोल इफेक्ट कैसा होना चाहिए? वर्क डन का। नीचे सोर्स रखा हुआ है, यहाँ पे सोर्स है, यहाँ से Q1 उष्मा ली और सारी की सारी किस में चेंज कर दी, वर्क में। कैसा भी इंजन ले लो, बढ़िया से बढ़िया कार्नो इंजन बेस्ट आइडियल साइकिल इंजन है, वो भी अगर लेंगे वो भी ऐसा नहीं कर पाएगा कि सिर्फ और सिर्फ सोर्स से हीट ले, उष्मा ले और सारी की सारी हीट को कार्य में परिवर्तित कर दे। ऐसा किसी भी इंजन के लिए पॉसिबल नहीं है। ये किसका कथन है? केल्विन प्लांक का कथन। लिख लेते हैं, केल्विन प्लांक का कथन लिख लेते हैं। क्या है? It is impossible to construct an engine। एक ऐसा इंजन बनाना इम्पॉसिबल है which operating in a cycle has sole effect of extracting heat from source या रिजर्वायर, सोर्स और रिजर्वायर भी बोलते हैं, एंड performing an equivalent amount of work। ऐसा इंजन बनाना असंभव है, ऐसा इंजन बनाना असंभव है जो स्रोत से ऊष्मा ग्रहण करे और सारी की सारी
और पूर्ण ऊष्मा को कार्य में रूपांतरित कर दे। इसका मतलब क्या है? ऐसा हो ही नहीं सकता कि जितनी हमने एनर्जी ली है और हम उतना ही कार्य कर दें। कुछ न कुछ तो सिंक को, मतलब कुछ न कुछ एनर्जी का पार्ट, जो एनर्जी हमने कहीं से भी ली है, उस एनर्जी का कुछ न कुछ पार्ट तो वेस्टेज जाएगा ही जाएगा कार्य करते समय। 100% हीट को वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ये केल्विन प्लांक कह रहे हैं। इसी बात को क्लासियस दूसरे तरीके से कह रहे हैं। कैसे कह रहे हैं? क्लासियस स्टेटमेंट। क्लासियस का कथन, क्लासियस स्टेटमेंट। क्लासियस कहते हैं कि ऐसी कोई व्यवस्था या ऐसी कोई मशीन नहीं हो सकती जो लो टेम्परेचर पर ऊष्मा ले और हाई टेम्परेचर पर जाकर ऊष्मा को रिलीज करे। ऐसी कोई मशीन नहीं हो सकती जब तक कि उस मशीन को बाहर से हम एनर्जी सप्लाई ना करें। अगर हम बाहर से उसको एनर्जी सप्लाई कर दे तो फिर ये पॉसिबल है। फ्रीज करता ही है। फ्रीज क्या करता है? अपने अंदर की, फ्रीज के अंदर का टेम्परेचर क्या रहता है? कम रहता है। वो कम टेम्परेचर से वहाँ से एनर्जी निकालता है, हीट निकालता है, और बाहर रूम का टेम्परेचर जो हाई है वहाँ पर हीट को फेंकता है। लेकिन इसके लिए हमें क्या देना पड़ता है? फ्रिज को इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ती है। बाहर से हम क्या कर रहे हैं? एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं। कह रहे बिना एनर्जी सप्लाई करे ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आपको ऐसा करवाना है देन यू हैव टू सप्लाई सम एक्सटर्नल एनर्जी, यू हैव टू हैव सम एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी। आपको बाहर से कुछ न कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। तो बात एक ही है। तो कैसे लिखते हैं? ये लिखते हैं इट इज इम्पॉसिबल फॉर ए सेल्फ एक्टिंग मशीन। सेल्फ एक्टिंग मतलब जो किसी का सहारा नहीं ले, खुद ही काम करे। इट इज इम्पॉसिबल फॉर ए सेल्फ एक्टिंग मशीन वर्किंग इन ए साइक्लिक प्रोसेस, जो चक्रीय प्रक्रम में कार्य कर रही है और सेल्फ एक्टिंग मशीन है, unaided by the external energy source। unaided मतलब बाहर से सहायता नहीं लेना। unaided by the external energy source to transfer heat from low temperature to high temperature, from low temperature to high temperature। स्वतः कार्य करती हुई किसी, स्वतः चक्रीय प्रक्रम में कार्य करती हुई, चक्रीय प्रक्रम में कार्य करती हुई किसी मशीन के लिए यह असंभव है कि वह निम्न ताप पर निकाय से ऊष्मा ग्रहण करे और उच्च ताप वाले निकाय को ऊष्मा स्थानांतरित करे, जब तक कि उसे बाह्य स्रोत से ऊर्जा प्रदान ना की जाए। बाहर से एनर्जी सप्लाई करके हम ऐसा करवा सकते हैं। जब तक बाहर से हम कोई एनर्जी नहीं देंगे तब तक ऐसा पॉसिबल नहीं है
कि अपने आप मशीन लोअर टेम्परेचर से उस हीट ले और हाई टेम्परेचर, उल्टा तो पॉसिबल है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट अपने आप डिफ्यूज होती है, हमें करने की ज़रूरत ही नहीं। हमारे घर में कोई गर्म बर्तन है, गैस पे गर्म करते हैं, थोड़ी देर बाद अपने आप ठंडा हो जाता है। क्यों? क्योंकि हाई टेम्परेचर पे था, इन्वायरमेंट लो टेम्परेचर पे था, उसने अपनी हीट किसको दे दी? लोअर टेम्परेचर पर इन्वायरमेंट को। उल्टा पॉसिबल नहीं है। उल्टा अगर हमें करवाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी देनी पड़ेगी। ये सेकेंड लॉ किसको बताता है? जीरोथ लॉ किसको बता रहा था? टेम्परेचर की डेफिनेशन बता रहा था। फर्स्ट लॉ किसको बता रहा था? एनर्जी कंजर्वेशन को बता रहा था। और ये सेकेंड लॉ किसको बताता है? किसको बताता है? सोच के। ऊष्मा के फ्लो की दिशा को बता रहा है कि ऊष्मा किधर से किधर फ्लो हो सकती है। किसको बता रहा है? डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट। उच्च ताप से निम्न ताप की तरफ हीट अपने आप फ्लो हो सकती है, लेकिन निम्न ताप से उच्च ताप की तरफ हीट स्वतः है, ऑटोमेटिकली फ्लो नहीं हो सकती। तो किसको बता रहा है? ऊष्मा के फ्लो की डायरेक्शन बता रहा है। क्या बताता है? नोट डाल के नीचे लिखेंगे, नोट दिस लॉ गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट। ऊष्मा के फ्लो की दिशा को निर्धारित करता है। ऊष्मा के प्रवाह की दिशा को बताता है। किस दिशा में ऊष्मा प्रवाह होगी, ये नियम बताता है। राइट? इस सेकेंड लॉ के स्टेटमेंट के बाद एक कार्नो की थ्योरम लिखते हैं, और कार्नो की थ्योरम कार्नो इंजन के बारे में बताती है। कार्नो इंजन हम बाद में पढ़ेंगे, इस कार्नो की थ्योरम को लिख लेते हैं। लिखो कार्नोट थ्योरम, हिंदी में लिखते हैं कार्नो प्रमेय। कार्नोट थ्योरम क्या है? कार्नोट थ्योरम, कार्नो एक साइंटिस्ट का नाम है, और उन्होंने एक इंजन बनाया, आइडियल इंजन, कार्नोट्स थ्योरम। और उन्होंने जो इंजन बनाया, कैसा बनाया, कैसे काम करता है, वो तो हम देखेंगे ही। उन्होंने जो इंजन बनाया, उन्होंने अपने इंजन की तुलना बाकी डेली लाइफ में जितने भी इंजन काम में आते हैं उनके साथ की, और बताया कि मेरे इंजन में और इनमें कैसा फ़र्क है, क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। तो उसी स्टेटमेंट्स को उन्होंने कार्नो थ्योरम के रूप में लिखा। तो क्या कहता है? रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस में काम करता हुआ कोई भी इंजन, किसी भी इंजन की दक्षता, एफिशिएंसी जो है, वो कार्नो के इंजन से ज़्यादा नहीं हो सकती। मतलब जो भी रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस में काम करने वाले इंजन हैं, उनमें मैक्सिमम एफिशिएंसी किसकी होती है? कार्नो ने जो अपना इंजन बनाया था, कार्नो का इंजन, कार्नोट्स आइडियल इंजन जिसको हम बोलते हैं, आदर्श इंजन, उसमें कहीं पर किसी तरीके की ऊष्मा की कोई खपत नहीं है, घर्षण की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से, या किसी भी और वजह से। उन्होंने ऐसा आइडियल बनाया है कि मिनिमम ऊर्जा का क्या हो? वेस्टेज हो। मिनिमम ऊर्जा का वेस्टेज हो, तब उसकी परफॉर्मेंस कितनी हो सकती है, उसकी एफिशिएंसी कितनी हो सकती है, वो भी 100% नहीं हो सकती है। तब भी हमें कुछ न कुछ सिंक को तो देना ही पड़ता है। इसका मतलब हम 100% ऊर्जा को कार्य में रूपांतरित नहीं कर सकते हैं। ये ऐसा नहीं है कि हमारा इंजन खराब था इसलिए नहीं कर पा रहे, हम किसी भी तरीके से, हमें अलाउड ही नहीं है पूरा को पूरे एनर्जी को कार्य में परिवर्तित करना। तो इन्होंने इनको दो स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखा। पहला इन्होंने लिखा कि कार्नो के इंजन से ज़्यादा दक्षता किसी इंजन की नहीं है। अगर तुलना करने वाला इंजन और कार्नो का इंजन दोनों किस में हो? सेम टेम्परेचर्स के बीच में कार्य करे, तो दोनों का टेम्परेचर का डिफरेंस सेम होना चाहिए। मान लो एक 30 डिग्री और 100 डिग्री के बीच में काम कर रहा है, दूसरा भी 30 डिग्री 100 डिग्री, तो दोनों में से सबसे ज़्यादा, दोनों में से क्या, कितने भी इंजन ले आओ आप, सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी किसकी होगी? कार्नो के इंजन की होगी। बस शर्त क्या है? सेम टेम्परेचर्स के बीच में कार्य करनी चाहिए। वर्किंग सब्सटेंस कुछ भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वर्किंग सब्सटेंस आपको उसमें फ्यूल जो भी भरना है आप भरिए, लेकिन
टेम्परेचर सेम के बीच में काम करना चाहिए, तो कार्नो के इंजन की दक्षता क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो पहला स्टेटमेंट लिखते हैं, नो इंजन कैन बी मोर एफिशिएंट, नो इंजन कैन बी मोर एफिशिएंट, कोई भी इंजन कार्नो के इंजन से ज्यादा देन ए परफेक्टली रिवर्सिबल देन ए परफेक्टली रिवर्सिबल इंजन वर्किंग बिटवीन टू सेम टेम्परेचर्स। सेम टेम्परेचर्स के बीच में अगर अलग अलग इंजन्स को रखेंगे तो जो रिवर्सिबल परफेक्ट इंजन है उसकी एफिशिएंसी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। और उसका परफेक्टली रिवर्सिबल इंजन का एग्जांपल क्या है, कार्नो का इंजन। कार्नो के इंजन की एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होगी। सेकंड, अगर खूब सारे इंजन हम ले लें और सभी रिवर्सिबल परफेक्टली रिवर्सिबल इंजन है, खूब सारे इंजन ले लिए हमने, सब परफेक्टली रिवर्सिबल है, मतलब सभी कार्नो के इंजन है। वर्किंग सब्सटेंस फ्यूल हमने अलग अलग भरा है, किसी में कुछ भरा है, किसी में कुछ भरा है, किसी में कुछ भरा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सबकी एफिशिएंसी क्या रहेगी, सेम रहेगी। इसका मतलब वर्किंग एफिशिएंसी सब्सटेंस की नेचर पे डिपेंडेंट नहीं है। तो दूसरा स्टेटमेंट कार्नो ने कैसे लिखा, द एफिशिएंसी ऑफ all reversible engines working, the efficiency of all reversible engines working between the same two temperatures, working between the same two temperatures is the same irrespective of the working substance। वर्किंग सब्सटेंस कुछ भी लो आप, अगर सेम टेम्परेचर्स के बीच में कार्य कर रहे हैं और रिवर्सिबल साइक्लिक इंजन है तो एफिशिएंसी क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और अब हम लोग दीपावली की छुट्टियां मनाएंगे। आप सभी लोग ऑनलाइन वाले बच्चे सुन रहे होंगे। कब तक रहेंगी अपनी दीपावली की छुट्टियां, कब तक रहेंगी? संडे कब का है, अगला संडे 7 का है? देखना एक बार संडे कितने का है। कल संडे है और नेक्स्ट संडे कितने का है पक्का? 7 तक आपकी क्लासेज ऑफ रहेंगी। मंडे को 8 को मिलेंगे हम मॉर्निंग में, राइट? ओके, ऑल द बेस्ट। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी की दीपावली अच्छी रही और आप लोग मेरे को भी दीपावली की शुभकामनाएं भेज देना। वैसे मैं सुन रही हूँ, यहाँ पे भी लिखोगे तो भी दिख रही हैं। ठीक है, ओके।